हेलो डियर एस्पिरेंट्स, शिक्षा धाम लॉ इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राजस्थान एपीओ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के इस रैपिड रिवीजन सेगमेंट में आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट का पार्ट 3 लेके। सेक्शन 8 तक हम डिस्कस कर चुके थे, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 9 ऑनवर्ड्स। राइट, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में कुछ एक सेक्शन ही पूछे हैं, लेकिन मेंस में लगभग पूरा एक्ट ही पूछा है, तो हम इसको मेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डील कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने इसके केस लॉज वगैरह पर भी डिस्कस किया था। सेक्शन 9 प्रोसीजर की बात करता है। प्रोसीजर इन केस ऑफ ऑफेंडर फेलिंग टू ऑब्जर्व कंडीशंस ऑफ बॉन्ड। तब प्रक्रिया क्या होगी जब अपराधी बंद पत्र की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है या उल्लंघन करता है। तो यदि कोई भी कोर्ट, इफ द कोर्ट विच पासेज एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 4, जो कि धारा 4 में आदेश किया था जिस न्यायालय ने, इन रेस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंडर, किसी अपराधी के संबंध में, या फिर एनी कोर्ट विच कुड हैव डेल्ट विद द ऑफेंडर इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज ओरिजिनल ऑफेंस, या फिर वो न्यायालय जो उसके मूल अपराध के लिए डील कर सकता था उसको, तो हैज रीजन टू बिलीव, उसका विश्वास करने का क्या कारण है, ऑन द रिपोर्ट ऑफ ए प्रोबेशन ऑफिसर और अदरवाइज, कि परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर या अन्यथा उसके पास यह बिलीव करने का कारण है दैट द ऑफेंडर हैज फेल्ड टू ऑब्जर्व एनी ऑफ द कंडीशन ऑफ द बॉन्ड, कि जो अपराधी है वो बंद पत्र की किसी भी शर्त का पालन करने में विफल रहा है, और बॉन्ड्स एंटर्ड इनटू बाय हिम, इट में इशू अ वारंट फॉर हिज अरेस्ट। तो कोर्ट क्या कर सकता है? कोर्ट के पास दो ऑप्शन है। कोर्ट उसके अगेंस्ट में वारंट भी इशू कर सकता है, और अगर कोर्ट चाहे तो ऐसे ऑफेंडर के अगेंस्ट में समन भी इशू कर सकता है, लेकिन जो उसका श्योरिटी है उसके अगेंस्ट में कोर्ट केवल समन ही इशू कर सकता है। देखिए अब इसको, और मे इफ इट थिंक्स फिट इशू अ समन टू हिम एंड हिज श्योरिटीज इफ एनी, रिक्वायरिंग हिम और देम टू अटेंड बिफोर इट एट सच टाइम एज मे बी स्पेसिफाइड इन द समन, जो कि समन में जो डेट कोर्ट ने मेंशन की है, इस डेट को आपको, इस तारीख को, इस समय कोर्ट के समक्ष उपसंजात होना है। तो जो पॉइंट टू बी नोटेड क्या है कि कोर्ट के पास क्या ऑप्शन है, न्यायालय के पास, कि ऑफेंडर के लिए तो कोर्ट दोनों ही इशू कर सकता है। ऑफेंडर के लिए समन एज वेल एज वारंट, जो भी कोर्ट को उचित लगे, लेकिन जो उसका श्योरिटी है, जो उसका प्रतिभू है, उसके लिए कोर्ट ओनली समन इशू करेगा। ठीक है, इसके बाद में सबसेक्शन 2, द कोर्ट बिफोर विच एन ऑफेंडर इज सो ब्रॉट और अपीयर्स, जिस न्यायालय के समक्ष जिसने उसको समन या वारंट, अगर समन इशू किया तो वो अपीयर हो जाएगा, वारंट इशू किया तो उसको लाया जाएगा। तो दो शब्द इसीलिए यूज किए यहां पर, द कोर्ट बिफोर विच एन ऑफेंडर इज ब्रॉट मींस लाया गया है, मतलब वारंट इशू किया गया है, या अपीयर्स मतलब समन इशू किया तो वो खुद से ही उपसंजात हो गया है। अब कोर्ट आगे क्या करेगा? मे आइदर रिमांड हिम टू कस्टडी अंटिल द केस इज कंक्लूडेड और इट मे ग्रांट हिम बेल। कोर्ट हैव टू ऑप्शन वेरेवर एनी ऑफेंडर इज प्रेजेंट और अदरवाइज brought before the court in that particular circumstances. The court have two options, either remand him to the custody, either remand the offender into the custody, or may grant him bail, उसको जमानत पर भी छोड़ सकता है, विद और विदाउट श्योरिटी, प्रतिभू के सहित या प्रतिभू के रहित, टू अपीयर ऑन द डेट विच इट में फिक्स फॉर हियरिंग, कि आपको जमानत पर यह किया जा रहा है, आजाद किया जा रहा है, इस डेट को आपको न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना है। इसके बाद में सबसेक्शन 3, इफ द कोर्ट आफ्टर हियरिंग द केस इज सेटिस्फाइड, यदि न्यायालय मामले को सुनवाई करने के पश्चात यह संतोष हो जाता है, यह समाधान हो जाता है कोर्ट का, that the offender has failed to observe any of the condition of the bond or bonds entered into by him, it may forthwith, तो अगर यह समाधान हो जाता है कि अपराधी किसी भी बंद पत्र की शर्तों का पालन करने में असफल रहा है, तो कोर्ट क्या करेगा? तुरंत खंड क में सेंटेंस हिम फॉर द ओरिजिनल ऑफेंस, उसको मूल अपराध के लिए सजा दे देगा। कोर्ट उसको मूल अपराध के लिए सजा दे देगा। या खंड ख क्लॉज बी, वेयर द फेलर इज फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर अपराधी का फेलर फर्स्ट टाइम है तो उसको एक पेनल्टी इंपोज की जाएगी, शास्ति का प्रावधान है यहां पर, कोर्ट उसको 50 रुपए से अनधिक शास्ति
इंपोज कर देगा। देन विदाउट प्रिजुडाइस टू द कंटिन्यूएंस इन फोर्स ऑफ द बॉन्ड, बंद पत्र के कंटिन्यूएंस को प्रिजुडिशली अफेक्ट किए बिना इंपोज अपॉन हिम या पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग 50 रुपीज। यहां से प्री का क्वेश्चन आ जाता है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा कि इफ द फेलर इज फर्स्ट टाइम देन द कोर्ट में इंपोज अ पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग, चार ऑप्शन दे दी जाएंगे, 50 रुपीज, 100 रुपीज, 200 रुपीज, 500 रुपीज। ठीक है। सबसेक्शन 4, इफ अ पेनल्टी इंपोज्ड अंडर क्लॉज बी, खंड ख के अंतर्गत जो भी शास्ति अधिरोपित न्यायालय के द्वारा की गई है, ऑफ सबसेक्शन 3, अगर सब धारा 3 के खंड ख के अंतर्गत ये इंपोज की गई है, अधिरोपित की गई है, और जो कोर्ट ने जो कालावधि, जो टाइम पीरियड आपको अलाउ किया, उसमें आपने उसको पे नहीं किया है, द कोर्ट में सेंटेंस द ऑफेंडर फॉर द ओरिजिनल ऑफेंस, तो न्यायालय अपराधी को मूल अपराध के लिए सजा दे देगा। अगर आपने न्यायालय ने जो विनिश्चित समय जो आप डिसाइड किया था उसमें आपने इस पेनल्टी को पे नहीं किया तो। इसके बाद में है सेक्शन 10 है प्रोविजंस एज टू श्योरिटीज, प्रतिभू के संबंध में क्या क्या प्रावधान है। तो ये ओल्ड कोड के सेक्शन है, इसको आप अब नोट कर लीजिए। यहां पर सेक्शन 124 सेक्शन 121, इसके साथ आप लिख लीजिए 123 का सबसेक्शन 10, 124, 373, फिर 446, 447, 448, 449, 121, 121 की उपधारा 10, 124, 121, 123 की उपधारा 10, 124, 373, 441, सॉरी 446, 447, 448, 449। सेक्शन 11 वेरी इंपोर्टेंट है, कोर्ट्स कॉम्पिटेंट टू मेक ऑर्डर अंडर द एक्ट, अपील एंड रिवीजन एंड पावर्स ऑफ कोर्ट इन अपील एंड रिवीजन। कौन कौन से वो न्यायालय होंगे जो सक्षम होंगे, कॉम्पिटेंट होंगे आदेश करने में, इस अधिनियम के तहत आदेश देने के लिए कौन कौन से वो कोर्ट्स हैं जो सक्षम होंगे, और अपील कहां होगी, रिवीजन के संबंध में क्या, पुनरीक्षण के संबंध में क्या प्रावधान है, पावर ऑफ कोर्ट्स इन अपील एंड रिवीजन, न्यायालयों की अपील और पुनरीक्षण के संबंध में क्या शक्ति है, उसको डील करेगा सेक्शन 11। Notwithstanding anything contained in the code or any other law, an order under this act may be made by any court empowered to try and sentence the offender to imprisonment। ये क्लियर कर दिया है कि किसी भी कोर्ट के द्वारा, किसी भी न्यायालय के द्वारा इस अधिनियम में, इस अधिनियम की जो शक्ति है उनका एक्सरसाइज किया जा सकता है, बशर्ते वो कोर्ट एम्पावर्ड होनी चाहिए, सशक्त होनी चाहिए किसी भी मामले का विचारण करने के लिए और अपराधी को सजा देने के लिए। एंड आल्सो बाय द हाई कोर्ट, लेकिन उच्च न्यायालय भी यहां पर कॉम्पिटेंट है ऑर्डर करने के लिए, और एनी अदर कोर्ट व्हेन द केस कम्स बिफोर इट ऑन अपील एंड रिवीजन, और भी कोई न्यायालय जिसके समक्ष मामला अपील के रूप में आता है या पुनरीक्षण के रूप में जिसके समक्ष आता है। सॉरी। सब सेक्शन 2 उपधारा 2 कहता है notwithstanding anything contained in the code where an order under section 3 or section 4 is made by any court trying the offender other than high court, an appeal shall lie to the court to which appeals ordinarily lie from the sentence of the former court। सब सेक्शन 2 अपील की बात करता कि अपील कौन से कोर्ट में और कौन से न्यायालय में होगी। सपोज दैट सेक्शन 3 या सेक्शन 4 में कोई भी कोर्ट ने बेनिफिट ऑफ प्रोविजन दिया या बेनिफिट ऑफ प्रोविजन नहीं दिया है, तो उससे अग्रीव्ड पार्टी, उससे व्यथित जो पक्षकार है, वो किस कोर्ट में अपील दायर करेगा, तो उस न्यायालय में अपील दायर करेगा जिसमें मामूली तौर पर अपील लाई हो सकती है। एन अपील शैल लाई टू द कोर्ट टू विच अपील ऑर्डिनरीली लाई फ्रॉम सेंटेंस ऑफ द फॉर्मर कोर्ट। जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, इसकी अपील लाई होगी कोर्ट ऑफ सेशन में। सबसेक्शन 3 कहता है, अब सबसेक्शन जो 3 है इसका सेक्शन 6 से एक कनेक्शन है, इसको सेक्शन 6 के साथ भी हम पढ़ लें तो वहां रेमेडी सेक्शन 6 के बारे में रेमेडी है कि अगर कोई कोर्ट ने सेक्शन 6 का लाभ किसी भी ऑफेंडर को नहीं दिया तो सबसेक्शन 3 में उसके पास क्या रेमेडी, उपधारा 3 में, इन एनी केस वेयर एनी पर्सन अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज इज फाउंड गिल्टी ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस, किसी भी मामले में कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 21 वर्ष से कम थी जिस समय उसको न्यायालय के द्वारा दोषी पाया गया, राइट, एंड द कोर्ट बाय विच ही इज फाउंड गिल्टी, और जिस न्यायालय के द्वारा उसको दोषी पाया गया है, डिनाइज डिक्लाइंस मना कर दिया है टू डील विद हिम अंडर सेक्शन 3 और सेक्शन 4 कि वी आर नॉट इंक्लाइंड टू गिव यू बेनिफिट ऑफ सेक्शन 3 और 4 की हम आपको धारा 3 और धारा 4 में जो लाभ है उसको देने के लिए यहां पर हम वी आर नॉट डिक्लाइंड, हम नहीं देते।
एंड पासेज अगेंस्ट हिम एनी सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट विद और विदाउट फाइन, और उसको लाभ नहीं दिया, उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस उसको कारावासित कर दिया, सजा उसके विरुद्ध में पारित कर दी गई है, चाहे से वो जुर्माने के साथ की चाहे से वो जुर्माने से रहित की। फ्रॉम विच नो अपील लाइज, जिस सजा की कोई अपील लाई नहीं हो सकती थी, और इज प्रेफर्ड, अपील लाई तो जा सकती थी लेकिन आपने प्रेफर नहीं की, अपील नहीं की। देन नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द कोड और एनी अदर लॉ, तब किसी भी विधि में कोई भी बात के होते हुए, इस संहिता में कोई भी बात के होते हुए, द कोर्ट टू विच अपील्स ऑर्डिनरीली लाई फ्रॉम द सेंटेंसेज ऑफ द फॉर्मर कोर्ट में, ऐसा न्यायालय जिसको ऐसी सेंटेंस की अपील मामूली तौर पर लाई जा सकती थी, प्रेफर की जा सकती, वो क्या कर सकेगा, में आइदर ऑफ इट्स ओन मोशन, स्वयं की प्रेरणा पर, और ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट बाय द कॉन्विक्टेड पर्सन, या फिर जो दोष सिद्ध व्यक्ति है उसके आवेदन पर, और द प्रोबेशन ऑफिसर या परिवीक्षा अधिकारी के आवेदन पर, कॉल फॉर एंड एग्जामाइन द रिकॉर्ड ऑफ द केस एंड पास सच ऑर्डर देयरइन एज इट थिंक्स फिट, क्या करेगा, अभिलेख को मंगा लेगा, उसको एग्जामिन करेगा और तद अनुसार आदेश पारित करेगा जो उसको युक्तियुक्त लगे। तो यहां पर किस किस की एप्लीकेशन पर किया जा सकता है, सेक्शन 6 की सेक्शन जो 11 है उसकी उपधारा जो 3 है उसमें पावर को एक्सरसाइज कौन कौन की एप्लीकेशन पर किया जा सकता है, तो कोर्ट अपनी स्वप्रेरणा पर, आइदर ऑन इट्स ओन मोशन, या फिर एप्लीकेशन मेड बाय प्रोबेशन ऑफिसर या परिवीक्षा अधिकारी के आवेदन पर, या फिर कन्विक्टेड पर्सन है जो दोषित व्यक्ति है उसके आवेदन पर। तो इसको भी हमको याद रखना है। अब मेंस एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, अ चिंटू हु इज कन्विक्टेड बाय द कोर्ट, जिसको न्यायालय के द्वारा दोष सिद्ध किया गया, एट द टाइम ऑफ कन्विक्शन द एज ऑफ चिंटू वाज 20 ईयर्स, जिस समय उसको दोष सिद्ध किया गया या जिस समय उसको न्यायालय के द्वारा दोषी ठहराया गया, एट द टाइम व्हेन द कोर्ट फाउंड गिल्टी द कोर्ट डिक्लाइंस टू गिव द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 6 टू चिंटू, न्यायालय धारा 6 का लाभ चिंटू को देने से इनकार कर देता है। ऐसी स्थिति में चिंटू के पास क्या रेमेडी, क्या उपचार अवेलेबल है, तो इसका सेक्शन 11 के उपधारा 3 से इसका आंसर आ जाएगा। सब सेक्शन 4, when an order has been made under section 3 or section 4 in respect of an offender, the appellate court or the high court in the exercise of its power of revision may set aside such order and in lieu thereof pass sentence on such offender according to law। अब देखो, जहां कहीं भी धारा 3 और धारा 4 के तहत कोई भी आदेश किसी भी अपराधी के संबंध में पारित किया गया है, तो अपीलीय न्यायालय, अपीलेट कोर्ट या उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, इसकी पुनरीक्षण की शक्तियों का एक्सरसाइज करते समय, ऐसे रिवीजन की पावर में ऐसी शक्तियों का एक्सरसाइज करते समय ऐसे धारा 3 और 4 में जो ऑर्डर किए गए उनको सेट असाइड कर सकता है, उनको अपास्त कर सकता है। एंड इन ल्यू, और इसके स्थान पर पास सेंटेंस ऑन सच ऑफेंडर अकॉर्डिंग टू लॉ, और विधि के अनुसार ऐसे अपराधी को सजा दे सकेगा, पारित कर सकेगा, प्रोवाइडेड दैट, परंतु अपीलेट कोर्ट और द हाई कोर्ट इन रिवीजन shall not inflict a greater punishment than might have been inflicted by the court by which the offender was found guilty। लेकिन जो रिवीजन कोर्ट और अपीलेट कोर्ट है वो उससे अधिक सजा पास नहीं करेगा जो कि उस न्यायालय के द्वारा दी जा सकती थी जिसके द्वारा अपराधी का विचारण किया गया था, जिसके द्वारा अपराधी को दोष सिद्धि किया गया था, जिसके द्वारा अपराधी को दोषी ठहराया गया था। सेक्शन 12 वेरी इंपोर्टेंट, रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अटैचिंग टू कन्विक्शन, निर्योग्यता का सफर नहीं होना, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ, किसी भी विधि में किसी भी बात के होते हुए, अ पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस, कोई व्यक्ति जो कि किसी भी अपराध के लिए दोषी पाया जाता है, एंड डेल्ट विद अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 और 4, और उसको धारा 3 और 4 में का लाभ दिया गया, शेल नॉट सफर डिस्क्वालिफिकेशन, अंडरलाइन कर लीजिए इसको, कोई भी निर्योग्यता से सफर नहीं करेगा। इफ एनी अटैचिंग टू कन्विक्शन, दोष सिद्धि से संबंधित कोई भी निर्योग्यता का वो सफर नहीं करेगा। ऑफ एन ऑफेंस अंडर सच लॉ, प्रोविजो क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शेल अप्लाई टू अ पर्सन हु
आफ्टर इज रिलीज अंडर सेक्शन 4 इज सब्सिक्वेंटली सेंटेंस्ड फॉर द ओरिजिनल ऑफेंस, लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर ये धारा, ये सेक्शन 12 अप्लाई नहीं होगी जिस व्यक्ति को धारा 4 में एक बार आपने रिलीज तो कर दिया था, सेक्शन 4 का बेनिफिट तो दे दिया था, लेकिन उसको मूल अपराध के लिए वापस से दंडित आपने कर दिया, सजा उसको मूल अपराध के लिए दे दी गई है। सेक्शन 13 बहुत इजी है अब सारा। प्रोबेशन ऑफिसर, परिवीक्षा अधिकारी कौन होगा? हमने देखा था सेक्शन 2 के क्लॉज खंड बी में, खंड ख में इसको परिभाषित किया गया, परिवीक्षा अधिकारी हु इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 13 और हु इज रिकॉग्नाइज्ड एज सच एज प्रोबेशन ऑफिसर, या वो परिवीक्षा अधिकारी के रूप में या तो नियुक्त किया गया है धारा 13 में या मान्यता प्राप्त है। अब देखेंगे प्रोबेशन ऑफिसर कौन हो सकता है। कोई भी व्यक्ति जो कि अपॉइंटेड टू बी ए प्रोबेशन ऑफिसर बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जिसको राज्य की सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किया गया है, या रिकॉग्नाइज्ड या मान्यता प्राप्त है राज्य सरकार के द्वारा। खंड ख, अ पर्सन प्रोवाइडेड फॉर दिस पर्पस बाय ए सोसाइटी रिकॉग्नाइज्ड इन दिस बिहाफ बाय द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त कोई भी सोसाइटी के द्वारा प्रोवाइड कराया गया कोई भी व्यक्ति। इन एनी एक्सेप्शनल केस, किसी भी एक्सेप्शनल केस में, अपवादजनक परिस्थिति में, एनी अदर पर्सन, कोई भी व्यक्ति, इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, जो कि न्यायालय की राय में क्या है, इज फिट टू एक्ट एज ए प्रोबेशन ऑफिसर, जो कि परिवीक्षा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए फिट है। इन द स्पेशल सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, किसी भी मामले के विशेष परिस्थितियों में जो कि न्यायालय की राय में कार्य करने के लिए फिट है और अपॉइंट करने के लिए फिट है। सबसेक्शन 2 उपधारा 2, अ कोर्ट विच पासेज एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 4 और द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट in which the offender for the time being resides may at any time appoint any probation officer in the place of any person named in the supervision order। very important कि पर्यवेक्षण आदेश में किसी एक व्यक्ति का नाम था, लेकिन न्यायालय जो धारा 4 में आदेश पारित करता है, अ कोर्ट विच पासेज एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 4, और या फिर जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, किस जिले का, उस जिले का, इन विच द ऑफेंडर फॉर द टाइम बीइंग रिजाइड, जिस जिले में वो अपराधी निवास करता है, किसी भी समय एट एनी टाइम अपॉइंट, नियुक्त कर सकेगा किसी भी परिवीक्षा अधिकारी को उस पर्यवेक्षण आदेश में उस व्यक्ति के स्थान पर, जिस व्यक्ति का नाम सुपरविजन ऑर्डर में था, उस व्यक्ति के स्थान पर किसी भी परिवीक्षा अधिकारी को अपॉइंट कर सकेगा। एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस सेक्शन, इस धारा के प्रयोजन के लिए। प्रेसिडेंसी टाउन शैल बी डीम्ड टू बी ए डिस्ट्रिक्ट, जो प्रेसिडेंसी टाउन होगा उसको जिला माना जाएगा, और चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, मुख्य प्रेसिडेंसी जो मजिस्ट्रेट होगा उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल बी डीम्ड टू बी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट, उसको जिला मजिस्ट्रेट उस जिले का माना जाएगा। सबसेक्शन 3 वेरी इंपोर्टेंट, प्री का क्वेश्चन यहां से आ सकता है। A probation officer in the exercise of his duties under this act shall be subject to the control of the district magistrate of the district in which the offender for the time being resides। की प्रोबेशन ऑफिसर, हालांकि एपीओ प्री में तो ये सेक्शन नहीं है, लेकिन राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज में कंप्लीट एक्ट दिया हुआ है, वहां पर यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोबेशन ऑफिसर किसके कंट्रोल में, किसके नियंत्रण में रहेगा। तो प्रोबेशन ऑफिसर उसके कर्तव्यों को निर्वहन करते समय किसके नियंत्रण में रहेगा? शैल बी सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट के अंडर कंट्रोल में होगा, उस जिले के जहां पर अपराधी निवास करता है। इसके बाद में क्या क्या ड्यूटीज होंगी, क्या क्या कर्तव्य होंगे परिवीक्षा अधिकारी के, तो प्रोबेशन ऑफिसर के देखो वो इंक्वायर कर सकेगा, जांच करेगा इन अकॉर्डेंस विद एनी डायरेक्शन ऑफ कोर्ट, न्यायालय के निर्देशों के अकॉर्डिंग, और किस किस चीज की जांच करेगा? सरकमस्टांसेस, परिस्थितियों का, होम सराउंडिंग, घर के आसपास का माहौल कैसा है अपराधी का जो कि अक्यूज्ड है किसी भी अपराध का, विद ए व्यू टू असिस्ट द कोर्ट, इस व्यू के साथ ताकि वो न्यायालय को असिस्ट कर सके, न्यायालय की सहायता कर सके, किस चीज में? इन डिटरमाइनिंग द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ डीलिंग विद सच अक्यूज्ड और सबमिट द रिपोर्ट टू द कोर्ट, की न्यायालय के द्वारा इस व्यक्ति के साथ कौन सा सूटेबल मेथड होगा जिससे आसानी से इसके साथ डील किया जा सके और अपनी रिपोर्ट को कोर्ट में सबमिट करेगा। बी क्या है? सुपरवाइज, पर्यवेक्षण करेगा प्रोबेशनर्स का और अदर पर्सन का जो कि उसके पर्यवेक्षण में है, प्लेस्ड अंडर हिज सुपरविजन वेयर नेसेसरी, जब कभी आवश्यक होगा, एंडेवर टू फाउंड देम
endeavor to find them suitable employment, उनको सुपरवाइज भी करेगा और जो प्रोबेशनर हैं, जो परिवीक्षाधीन है उसके अंडर में, उनके लिए अगर उनको आवश्यक है तो सूटेबल एम्प्लॉयमेंट भी फाउंड करेगा। सी, एडवाइज एंड असिस्ट, सलाह देगा और सहायता करेगा। ऑफेंडर्स इन द पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन, अपराधियों को कि जो भी धारा 5 के तहत न्यायालय ने उनके ऊपर जो भी जुर्माना अधिरोपित किया वो कैसे पे करना है, लमसम में करना है, एक बार में करना है, 2 टाइम में करना है, उसके लिए उनको एडवाइज और असिस्ट करेगा। डी, एडवाइज एंड असिस्ट, सहायता करेगा और सलाह देगा। इन सच केसेस, इन सच मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, पर्सन हु हैव बीन रिलीज अंडर सेक्शन 4, ऐसे मामलों में सहायता करेगा और सलाह देगा ऐसे अपराधियों को जो कि धारा 4 के तहत रिलीज किए गए हैं, या फिर परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, जो कि विहित की गई हैं। प्रोबेशन ऑफिसर सेक्शन 15 कहता है पब्लिक सर्वेंट होगा, लोक सेवक होना, परिवीक्षा अधिकारी का लोक सेवक होना। एवरी प्रोबेशन ऑफिसर, एवरी अदर ऑफिसर अपॉइंटेड इन परसुआंस ऑफ दिस एक्ट, जो प्रत्येक परिवीक्षा अधिकारी और प्रत्येक वह अधिकारी जो कि इस अधिनियम के परसुआंस में अपॉइंट किया गया है वो पब्लिक सर्वेंट होगा विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 21 ऑफ द आईपीसी। सेक्शन 16 इज नथिंग बट मियरली टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाइयों में इनको क्या संरक्षण होगा। कोई भी कार्य जो किसी स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी अधिकारी के द्वारा, प्रोबेशन ऑफिसर के द्वारा कोई भी उनके अगेंस्ट में कोई शूट और प्रोसिक्यूशन लाई नहीं होगा यदि उनका वो कार्य ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज करते समय गुड फेथ में किया गया है तो। नो शूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट or any probation officer or any other officer appointed under this act in respect of anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this act or of any rules or orders made thereunder। सेक्शन 17 है पावर टू मेक रूल्स। आरजेएस 2021 में एक क्वेश्चन पूछा था प्रिलिमिनरी एग्जाम में कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट में रूल मेकिंग पावर किसके पास है। तो देखिए, स्टेट गवर्नमेंट में राज्य की सरकार विद द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र के सरकार के अनुमोदन से, बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट, शासकीय अधिसूचना में नोटिफिकेशन निकाल के मेक रूल्स टू कैरी आउट द पर्पसेज ऑफ दिस एक्ट, इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम बना सकेगी। तो 1 लाइन में क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट विद द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य की सरकार, स्टेट गवर्नमेंट with the approval of central government, केंद्र की सरकार के, राज्य की सरकार नियम बनाएगी केंद्र सरकार के अनुमोदन से। रूल किस किस के लिए बनाए जाएंगे, कैसे परिवीक्षा अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा, कैसे उनका फीस जो पेमेंट है वो कैसे दिया जाएगा, उनके टर्म्स ऑफ कंडीशन ऑफ ड्यूटीज क्या होंगी, उनकी शर्तें वगैरह क्या होंगी, उनकी ड्यूटीज क्या होंगी, इन सब के लिए नियम बनाए जाएंगे। और कैसे सोसाइटी को मान्यता दी जाएगी, उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, और क्या रेम्यूनरेशन उनको दिया जाएगा, एक्सपेंसेस क्या दिया जाएगा, और वे जो कि और एनी अदर मैटर विच इज टू बी और मे बी प्रेस्क्राइब, जो विहित किए गए हैं। जो भी रूल्स बनाए जाएंगे इस धारा के तहत shall be subject to the condition of previous publication and shall as soon as may be after they are made be laid before the state legislature, जैसे ही नियम बनाए जाएंगे राज्य के सदन के पटल पर रखे जाएंगे। सेक्शन 18 है सेविंग ऑफ ऑपरेशन ऑफ सर्टेन इनेक्टमेंट्स। क्वेश्चन यदि आ जाए डिस्कस दी एप्लीकेबिलिटी या डिस्कस दी नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, तो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट कहां कहां अप्लाई नहीं होता है। नथिंग इन दिस एक्ट shall affect the provision of section 31 of reformatory school acts, सुधार विद्यालय अधिनियम 1897 के धारा 31 पर इस अधिनियम की कोई बात प्रभाव नहीं डालेगी, नॉट एप्लीकेबल। सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 5 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट क्या धारा 5 की उपधारा 2 पर यह एप्लीकेबल नहीं होगा। और एनी लॉ इन्फोर्स इन एनी स्टेट रिलेटिंग टू जुवेनाइल ऑफेंडर्स और बोस्टल स्कूल्स, या फिर जुवेनाइल ऑफेंडर्स से या बोस्टल स्कूल से संबंधित कोई भी विधि किसी भी राज्य में यदि प्रवर्त में है तो उनके ऊपर भी ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। तो 3 जगह अप्लाई नहीं होगा।
सुधार विद्यालय अधिनियम की धारा 31 पर, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 5 के सबसेक्शन 2 पर, और पोस्टल स्कूल और जुवेनाइल ऑफेंडर से संबंधित किसी स्टेट में यदि कोई विधि प्रभावशील है तो उसके ऊपर भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा। सेक्शन 562 नहीं है, ये सेक्शन 360 है ऑफ द कोड नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन एरियाज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 18 section 562 of the code shall cease to apply to the state or parts thereof in which this act brought into force। ये बहुत इजी सेक्शन है। सेक्शन 19 ये कहता है कि जहां कहीं भी परिवीक्षा अधिनियम लागू है, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट एप्लीकेबल है, वहां पर जो सीआरपीसी है उसके सेक्शन 360 एप्लीकेबल नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट को आज हमने कंप्लीट डील कर लिया है, प्री के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज मेंस के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपको ये तीनों वीडियोस को स्पीड में भी आप देख सकते हो, मैंने इसको डिटेल में आपको बताया है। और अभी एक इंफॉर्मेशन ये भी है आपके लिए कि टेस्ट सीरीज अपना रेगुलर जो चल रहा है, जो एपीओ के लिए, एपीओ प्री एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है आपकी तैयारी को नया आयाम देने के लिए। तो आप उन टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हो, उसके लिए हमसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। उसके लिए यदि आपको इंटरेस्टेड हो एपीओ प्री की टेस्ट सीरीज के लिए, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो 7073719138। एक ये भी नंबर है 7340053400। आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हो 10 बजे से लेकर 6 बजे तक, संस्था का ही नंबर है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।